नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रविवार की शाम सितारों के नाम में। एक और एपिसोड शुरू हो चुका है और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम सबके फेवरेट है, वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर मनोज तिवारी हमारे साथ इस वक्त है। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से फ्रेंड्स एफएम पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश। मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने शो पे हमें लाएं और बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं फेसबुक लाइव पे आया हूँ और अपने चाहने वालों लोग से बात कर सकूँगा, रूबरू हो सकूँगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल मनोज सर, ये आपकी बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे रिक्वेस्ट को रखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें हो रही। सबसे पहले मैं सवाल पूछूं इससे पहले मैं जानना चाहूंगा पिछले 3 महीनों में कितना आपने मिस किया है स्टेडियम को। बहुत मिस किया है, बहुत मिस किया है, क्योंकि कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा। हालांकि हम लोगों ने पढ़े हैं कि 1918 में जैसे स्पेनिश फ्लू आया था, किस तरह का तबाही करके गया था। तो वो सिर्फ किताबों में और न्यूज़ों में पढ़ा था, लेकिन इस तरह से हमारे टाइम पे हम लोग जब जीवित थे तब आएगा ये कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हालांकि अभी ऐसा समय आया हुआ है और इसी समय को हम लोग को झेल के और चैलेंज एक्सेप्ट करके और जिस तरह की प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल्स है फॉलो करके जीवन काट रहे हैं। लेकिन मिस तो हमेशा ही करता हूँ, क्योंकि कभी सोचा नहीं कि इतना दिन हम ग्राउंड नहीं जा पाएंगे, अपना ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, बैट बॉल पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नेट्स नहीं हो पाएगी, कभी सोचा नहीं था। लेकिन हालात ही ऐसी है कि कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये समय घर पे बिता सक रहा हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो ये भी बहुत प्रेशियस मोमेंट्स है। हालांकि पता ही है स्पोर्ट्स पर्सन लोग के जीवन में ऐसा एक समय रहता है कि वो घर से बहुत दूर रहते हैं। मैक्सिमम टाइम उन लोग ट्रैवल, जी। एयरपोर्ट्स, ग्राउंड्स, होटल्स छोड़ के और कुछ कर नहीं पाते। तो बेसिकली अब ये समय था जब आप अपने करीब फैमिली से और ज़्यादा करीब हो सकते हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन ऑफ अ मदर, सो सब कुछ निभाने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, आप मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हो। मैं क्रिकेट लेकर आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा। हम सब जानना चाहते हैं, आपके फैंस की रिक्वेस्ट को आपने रखा है क्योंकि सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमारे साथ फेसबुक लाइव में आए। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा मनोज भाई, बचपन से ही क्या स्पोर्ट्स लेकर ज्यादा आप सोचते थे या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड थे, यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। कैसे थे मनोज भाई बचपन में? मैं खेल कूद में ज़्यादा मेरा रुचि रहा है। जैसे ही तुमने पहला पढ़ाई के बारे में बताया तो हंसी आई, क्योंकि मैं डिसेंट स्टूडेंट था। ऐसा भी नहीं बहुत ही खराब था, डिसेंट स्टूडेंट। सेंट जी। थॉमस चर्च स्कूल हावड़ा में स्टडीज़ मैंने की है और पढ़ाई लिखाई सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर जब खेल में इंटरेस्ट जागा बहुत, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है जब आप खेल में ज़्यादा रुचि रखने लगते हो, सभी तरह का स्पोर्ट्स खेलते हो, तो फिर पढ़ाई से थोड़ा नाता धीरे धीरे वो जी। दूर होता रहता है। और वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ में आप अगर फोकस और एनर्जी और समय बिताते हो तो तो दूसरा चीज़ है वो मार खाता है। लेकिन अ, मेरे पिताजी रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, उनका रेलवे में जॉब था, तो हमारे कॉलोनी में ग्राउंड हुआ करता था। तो ग्राउंड अगर रहता है तो अब नेचुरल सी बात है, बच्चे खेलने जाते ही हैं। तो मैं भी वैसे ही बिल्कुल। बाकी बच्चों की तरह ग्राउंड में खेलता था। स्कूल से आने के बाद दोपहर को लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके हमारा क्रिकेट मैच होता था और एक कंपटीशन होता था। विनिंग प्राइज़ हमारा रहता था चाय बिस्किट, वो मैच के बाद रोड साइड पे जाके खाना। और उसके बाद वो हो जाने के बाद आधे 1 घंटे के ब्रेक के अंदर हम लोग फुटबॉल खेलते थे वहाँ पे ग्राउंड में। तो सिर्फ़ क्रिकेट नहीं बोलूँगा, मैं फुटबॉल भी बहुत इंटरेस्ट के साथ खेलता था। तो हमारे बीच कंपटीशन हमेशा हुआ करता था। तो वहाँ से वो खेलने की इच्छा जागी और कंटिन्यू होती गई आगे भी। और जब स्कूल में पता लगा कि स्कूल की क्रिकेट टीम भी है और उसमें फिर मौका मिला। फिर धीरे-धीरे हमारे कोच साहब को पता लगा, स्पोर्ट्स टीचर को पता लगा कि हाँ, ये प्लेयर है, खेलता है। उन्होंने खेल देखा मेरा, उसके बाद
उनको लगा कि हाँ, अगर इसको इसके परिवार के सदस्य को बुला के बोला जाए कि इसको क्रिकेट में आगे कोचिंग सेंटर में अगर भेजो तो शायद ये आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से क्रिकेट उसके बाद से शुरू जो हुई, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम यही चाहते थे कि आप क्रिकेटर बने, क्योंकि आप नहीं होते तो एक अच्छे क्रिकेटर को हम मिस करते। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मनोज भाई की जो बैटिंग स्टाइल है, स्ट्रोक प्ले जो आप करते हैं, जो फ्रंट फुट प्ले करते हैं आप, जो एबिलिटी टू अटैक द बॉलर है, वो इंग्लैंड के केविन पीटरसन के साथ कंपेयर किया गया है। सर, इसको कैसे लेते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बॉलर तो नहीं, बैट्समैन हूँ जो थोड़ा बहुत बॉल डाल लेता हूँ। केविन पीटरसन का नाम यहाँ पे इसलिए आया है, और क्योंकि मैं जब लाइमलाइट में आया था अनिमेश, वो 2006-7 साल की उम्र में, सालों में, जब अंडर 19 इंडिया का बेस्ट प्लेयर हुआ था मैं, जी और इंडिया अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया था एज अ प्लेयर, एंड फॉर्चुनेट इनफ टू लीड द साइड एज वेल, जिसमें रोहित शर्मा और बहुत सारे प्लेयर्स खेले हुए हैं। और उसके बाद ही मुझे रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। और आपको पता है कि अगर आप स्टेट लेवल खेलते हो, जूनियर लेवल्स, तो आपकी हमेशा वो ड्रीम रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम ये रहती है कि आप इंडिया के लिए खेलो, रिप्रेजेंट करो, मैन ऑफ द मैच जीतो। उसके पहले आप ये सोचते हो कि आप किस तरह रणजी ट्रॉफी टीम में आते हो। तो जब मैं रणजी ट्रॉफी टीम में आया तो 2006-7 साल की बात है, मेरी सीज़न बहुत अच्छी जा रही थी बैटिंग में। और इस दौरान, इतने साल के दौरान, जब मैं क्रिकेट सीख रहा था और जूनियर लेवल्स खेल रहा था, तो मैं केविन पीटरसन का बैटिंग बहुत देखता था टीवी पे, क्योंकि वो जिस तरह से बैटिंग करते थे, हालांकि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हमें हमेशा हमारे देश में बाकी लड़कों की तरह मेरे को भी सचिन तेंदुलकर को देख के ही खेल से जुड़ना और ज़्यादा आकर्षित किया है। उसके साथ हमारे स्टेट के रिप्रेजेंट करते थे सौरव गांगुली, उनको देख के, लक्ष्मी भाई को देख के, रोहन गावस्कर, बहुत सारे प्लेयर ऐसे ऐसे जिनको मैं देखता था जब जूनियर लेवल्स खेलता था, तो उनको देख के और भी सीनियर टीम में जाने की बहुत मेहनत और जज्बा हमेशा रहता था। तो उस दौरान केविन पीटरसन का बैटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था बाकी प्लेयर्स के अलावा, और वो जिस तरह से खेलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो ऑफ स्टम्प में जाके लेग स्टम्प में मारना, जी अच्छे अच्छे गेंदों पे अच्छे अच्छे बॉलर्स के ऊपर से मार देना। तो मैं भी बचपन से जब शुरू किया था क्रिकेट, तो मैं भी बहुत अटैकिंग ही खेलता था। और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं हर बॉल मारूं। और मेरे जो सर हैं, वो कभी, मेरे जो बचपन के सर हैं, उनका नाम मानवेंद्र घोष है, वो हमेशा मुझे इसी चीज़ के लिए इनकरेज किए हैं कि तू अटैकिंग ही खेलना, लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलना। तो उसमें क्या है, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट विद अटैकिंग माइंडसेट, आप प्रॉपर बेसिक्स करेक्ट रख के, आड़ा टेढ़ा नहीं मार के, आप सीधा सीधी मारो, लेकिन एग्रेसिव खेलो। तो मुझे जी उनका क्रिकेट बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए मैं भी कोशिश करता था जब मेरी अच्छी बैटिंग होती थी रणजी ट्रॉफीज में, कि उसकी तरह थोड़ा बहुत शॉट मारूं। और वो भी हम्म, अपने, जब नए नए आए थे तो बाल बड़े करके वो कलर्ड किए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत स्टाइलिश भी लग रहा था। और 2006 साल में अगर मेरा कोई भी पिक्चर देखो, मेरा भी लंबा लंबा चूल था और जी बाल था, और मुझे भी ऐसा शौक था कि उसको स्ट्रेटनिंग कराऊं, ये करूं, थोड़ा बहुत फ्लैम्बॉयंट लगूं। तो इसलिए मेरे ख्याल से मीडिया के जो लोग हैं, मैंने एक बार जाहिर किया था कि मुझे उनका बैटिंग अच्छा लगता है, तो वहाँ से उस कॉन्टेक्स्ट में मीडिया वाले करेक्शन होगी जी। वो, हाँ, वो छापे हैं। और उसके बाद से वो मेरे करियर के साथ ऐसा जुड़ा है, क्रिक इन्फो बोल लीजिए, क्रिकेट साइट में बोल लीजिए, और सब जगह उसी का उदाहरण दिया जाता है। बट इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और जितने भी हमारे बड़े सीनियर प्लेयर्स थे, सबका बैटिंग मैं बहुत करीब से देखता था। और सचिन को देख के कौन नहीं बड़ा हुआ है, कौन नहीं क्रिकेट जी में जुड़ा है, तो मैं भी इन सभी को देखता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं जानना चाहूंगा ओडीआई लेकर अगर हम बातें करें मनोज भाई, तो जब आपकी पहली ओडीआई, जैसे हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली थी, लेकिन इंजुरी के कारण वो नहीं हो पाई थी। उसके बाद 2007-2008 में हमने आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए देखा था। पहले एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ अगर आप शेयर करें, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। शोभिक शौरकर पूछ रहे थे कि फर्स्ट ओडीआई एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर हमारे साथ शेयर करें सर। देखिए, फर्स्ट
वनडे इंटरनेशनल का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसके पहले 3 साल पहले मुझे मौका मिला था बांग्लादेश वनडे सीरीज़ में। और बांग्लादेश वनडे सीरीज़ होने से पहले हमारा करीब 15 से 20 दिन का कलकत्ता में कैंप था, क्रिकेट कैंप था, जिसमें सचिन पाजी थे, बड़े बड़े प्लेयर्स थे, राहुल द्रविड़ थे, क्रिकेट मैनेजर उस समय रवि शास्त्री थे, सभी बड़े प्लेयर, सभी दिग्गज प्लेयर जिनके भी नाम लोगे वो कैंप में था और मैं भी था। तो और उस साल मैंने कहा कि मेरा सीज़न बहुत ही अच्छा गया था बैटिंग में, और मुझे डोमेस्टिक से सीएट के तरफ से एक बेस्ट बैट्समैन इन डोमेस्टिक क्रिकेट का अवार्ड मिला था, जिसके कारण मेरा चुनाव कैंप में हुआ, इंडियन टीम में हुआ। वो कैंप के बाद हम जब ट्रैवल किए बांग्लादेश, और मैच के पहले दिन हमारी फील्डिंग प्रैक्टिस चल रही थी, तो फील्डिंग प्रैक्टिस के पहले सुबह हल्का सा ड्रिजलिंग हुआ था, और मैं फील्डिंग भी बहुत मन से करता था और जान प्राण लगा के करता था, बहुत एक्साइटेड था उस समय। तो अब बारिश होने के कारण क्या होता है, ग्राउंड थोड़ी गीली हो जाती है, तो जी उतना जहन में और उतना चालाक नहीं था कि ये सब को मैं थोड़ा समझूं, सिचुएशन समझूं, क्या कंडीशन है नहीं है। बट उस टाइम वो जज्बा था कि नया नया मौका मिला है, अब पूरा जान प्राण देना है, दिखाना है, और प्लेइंग 11 में आना है किसी भी तरह। तो वो फील्डिंग प्रैक्टिस में मेरे को चोट लग जाती है, जो सभी को पता है, जो भी मेरा क्रिकेट करियर फॉलो किया है अभी तक, और मेरा शोल्डर पॉप आउट कर जाता है। पॉप आउट करने के बाद पता लगता है कि इंटीरियर लेब्रम टियर हो गया, अब उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, और उसमें बहुत समय लगेगा। और ये वनडे सीरीज़ 5 दिन के अंदर 3 मैच होने वाली थी, तो बहुत मुश्किल था। मुझे लगा था कि पेन लेके भी खेल सकता हूँ, उस टाइम ऐसा सोच भी रहा था कि इंजेक्शन लेके अगर पेन बेयर करके खेल लूँ, ये मौका हाथ से जाने नहीं दूँ, तो कर लूँगा। लेकिन फिजियो ने कहा कि नहीं, ये तो मुश्किल ही नहीं है, हाथ उठा ही नहीं पाओगे तो खेलने तो दूर की बात है। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन के लिए लंदन भेजा गया, उसमें भी सचिन तेंदुलकर पाजी का बहुत बड़ा हाथ है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा फिर मुझे बहुत समय लग गया आने में वापस, क्योंकि उस दौरान उस समय फिजियो का उस तरह कल्चर हुआ नहीं करता नहीं, था। अभी जैसे बिल्कुल सही। हर टीम के साथ फिजियो, मैस्योर, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच सभी रहता है, उस टाइम पे वैसा नहीं था, तो मुझे और ज़्यादा समय लग गया रिकवर करने में। उसके बाद जब मैं फिर दोबारा इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ, वो हुआ ऑस्ट्रेलिया टूर पे। और वो भी मेरे साथ ये था कि एक दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, क्योंकि वहाँ से खबर आई कि युवराज सिंह की नी में चोट लगी है, और मैच के सुबह उनका फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास करता है तो मैं खेलूंगा बेसिकली, अगर नहीं करता है तो सॉरी, अगर पास करता है तो वो खेलेगा, नहीं करता है तो मैं खेलूंगा। तो इस हाँ, तरह से मेरी डेब्यू हुई, और डेब्यू में मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मेमोरेबल नहीं है, क्योंकि 2 रन पे मैं आउट हो गया था। तो बहुत बुरा तो ऑब्वियसली लगा ही था, क्योंकि और मैं एक्चुअली जिनको मैं टीवी पे देखता था, रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलियन टीम उस टाइम बहुत ही स्ट्रांग थी। जी रिकी पॉन्टिंग बोल लो, एंड्रू साइमंड्स बोल लो, मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क, सभी बड़े बड़े प्लेयर्स थे। तो मेरे आँख के सामने से वो लोग, मतलब जब बैटिंग करने गया तो वो क्रॉस कर रहे थे, एंड्रू साइमंड्स और मैथ्यू हेडन मुझे अपनी इंग्लिश में गाली भी दे रहे थे, और बहुत लंबे चौड़े थे, तो थोड़ी बहुत डर भी लग रही थी उस टाइम, इतने बड़े बड़े फिगर जिसको टीवी पे देख रहा था। तो बाय द टाइम रियलाइज करता कि हाँ, मैं एक्चुअली मतलब खेल रहा हूँ, और तब तक डंडा गायब हो गया था ब्रेटली के बॉलिंग पे। जी तो उसके बाद फिर वो सीरीज में कभी मौका नहीं मिला। हालांकि हम लोग इंडियन टीम वो चैंपियन होके आए, लेकिन यही इच्छा थी कि अगर दोबारा मौका मिलता तो हो सकता था एक कंट्रीब्यूशन करता, क्योंकि जब मैं इंडियन टीम में गया तो मैं एज एन ऑलराउंडर ही गया था। तो मैं जब आउट हुआ था तो मुझे लगा कि अब चलो फील्डिंग में मैं बॉलिंग और फील्डिंग करके कुछ कंट्रीब्यूशन करूंगा टीम के लिए। जी लेकिन दुर्भाग्य ये थी कि बारिश हो गई बैटिंग के बाद, तो वो मैच कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, और ना बॉलिंग की मौका आया, ना फील्डिंग करने का मौका। तो उसके बाद फिर मौका मिला नहीं। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे टूर्नामेंट हम लोग जीते, बहुत खुश थे। फिर इंडिया जब वापस आए तो फिर सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद बहुत समय लगा फिर।
मौका मिलने का। तो पहला अनुभव लेकिन उतना लेकिन अच्छा नहीं था। लेकिन मनोज भाई, जिस तरह से आपने चेन्नई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, फिफ्थ ओडीआई में खेला था, हम्म, पहला ओवर था, 2 विकेट इंडिया के गिर चुके थे, 1 रन पे आप आए, 104 रन आपने बनाए, नॉट आउट रहे, और ज्यादा बना लेते लेकिन थोड़ी सी इंजुरी हो गई थी जिसके कारण आप रिटायर्ड हट हो गए थे। वो अगर हमारे साथ शेयर करें, वो देखने लायक मैच था सर। हम्म। देखिए, इसके पहले मैं बता दूं कि मेरी जब भी उसके बाद मौका मिला मुझे इंडियन टीम में, तो मेरा ऐसा रहता था सिलेक्शन मैच, या अगर मान लो सीरीज 5 मैच की सीरीज हो रही है या 3 मैच की हो रही है, तो मुझे लास्ट में मौका मिलता था। मतलब थर्ड मैच बोल लो या फिफ्थ मैच ऑफ द सीरीज बोल लो। एक बार याद है मुझे ओपनिंग ओपनिंग करने के लिए कहा गया था वेस्ट इंडीज में, जब मेरी 2012 में जब आईपीएल हम लोग जीते केकेआर के साथ। उसके बाद चुनाव हुआ, वेस्ट इंडीज गए, ओपनिंग करने का मौका मिला वहाँ पे। हालांकि ओपनिंग मैं करता नहीं हूँ, 4 नंबर मेरी बैटिंग हमेशा से रहती है। हालांकि कंप्लेन आप नहीं रहती है। कर सकते, लेकिन मेरी जो बैटिंग पोजीशन सारा जीवन में जहाँ किया हो वहीं पे एक बंदा कंफर्टेबल होता है। तो वो फिर वो बिल्कुल। चौथा मैच में आउट हो गया जल्दी। फिर लास्ट वाला मैच में मैं 24 रन बनाया, फिर कैपिटलाइज नहीं कर पाया। तो उस तरह से मेरी करियर उस टाइम चल रही थी टीम इंडिया के साथ। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बना रहा था, तो बिल्कुल। मुझे मुझे टीम से बाहर नहीं निकाला जाता था, लेकिन मैं टीम में रहता था, तो मौका बहुत कम मिलता था। लेकिन ये जो सीरीज है, जो वेस्ट इंडीज हमारे देश में सीरीज खेलने आए, तब मुझे याद है कि ये भी मुझे 5वें मैच में जाके मौका मिला। वो भी तब मिला क्योंकि तब मिला जब वीरेंद्र सहवाग खुद को रेस्ट देना चाह रहे थे, और मेक श्योर कर रहे थे कि मैं खेलूं, क्योंकि वो बहुत क्लोजली देख भी रहे थे कि जिस तरह से मेरा क्रिकेटिंग करियर, वो इंटरनेशनल करियर बेसिकली चल रहा था। तो हो सकता है उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे मौका मिलना चाहिए। उसके बिल्कुल। पहले वाले मैच में उन्होंने डबल 100 बनाया था वनडे में इंदौर में, मुझे याद है, सभी को भी याद होगा। और तो उनकी ये मन की इच्छा थी कि मुझे मौका मिले, सिर्फ मौका नहीं मिले, और उसके अलावा जहाँ पे मैं बैटिंग करता हूँ 4 नंबर पे, उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं 4 नंबर पे ही बैटिंग करूँ। तो स्टैंड इन कैप्टन गौतम भाई थे, तो गौतम भाई को बोल दिए थे उन्होंने कि अगर इसको बैटिंग करवा रहा है तो इसको 4 पे खिलाना। और मुझसे भी पूछने आए थे बस में कि कितना नंबर पे बैटिंग करोगे तू, बता मुझे। तो मैंने बोला कि देखिए पाजी, देश के लिए आप कहीं पे भी बैटिंग करवा लो, मैं तो अपना पोजीशन मतलब डिमांड नहीं कर सकता। बोला ये नहीं, ये बात नहीं है, तू बता जिसमें कंफर्टेबल है, देखते काम है। तो मैंने बोला कि सारा जीवन 4 पे बैटिंग किया हूँ, तो 4 पे अगर कर सकता हूँ तो बहुत अच्छा है। तो ये हुई मैच के पहले की स्टोरी। उसके बाद मैच के लिए पहुंचे और टॉस जीते। चेन्नई में बहुत गर्मी थी और हालत सभी का बहुत ख़राब हुआ रहता है। चेन्नई में जब भी मैच पड़ता है बहुत ह्यूमिड होती है, जी। गर्मी बहुत होती है, और नॉर्मली आई स्वेट अ लॉट। तो टॉस जीत के बैटिंग आई हमारी। बैटिंग आई तो फिर 4 नंबर बैटिंग पोजीशन बताया गया। तो रिलैक्स थोड़ा था कि हाँ चलो अभी ओपनिंग बैट्समैन लोग हैं, चेन्नई में मैच है, विकेट थोड़ी अच्छी है, और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स लोग को आसान नहीं होगा कि ओपनर्स को जल्दी आउट करे, तो मेरी बैटिंग है। तो नॉर्मली तो जैसे 4 नंबर बैट्समैन होता है, पहले थाई पैड लगाता है, वो एब्डोमिनल गार्ड लगा के बैठा रहता है आराम से। तो जैसे ही मैं एब्डोमिनल गार्ड लगाया और ये थाई पैड हल्का से लगाया, तो बाहर से आवाज़ आई, बहुत तेज़ की आवाज़ आई, पता लगा कि एक विकेट गिर गया। और अजिंक्य रहाणे या पार्थिव पटेल, 2 प्लेयर में से कोई एक जन आउट हो गया। तो बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक विकेट गिर गई पहली ओवर में, सेकंड बॉल में। तो मैं बोला टाइम ठीक है, है। फिर धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आप पहनते देखा, फिर से दोबारा आवाज आई। अब दूसरा विकेट भी गिर गया था। तो अब क्या हुआ, अब जल्दी जल्दी पैड पहन के जैसे भी करके मैं ग्राउंड पे पहुंचा। पहुंच के बैटिंग करना शुरू किया, तो मिडलिंग होना शुरू कर दिया बॉल बेसिकली। तो मैं ये हम्म। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे उभरते हुए क्रिकेटर्स जो देख रहे हैं, कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि अगर आप कुछ सोच के नहीं जाते हो ना बैटिंग करने, तो क्या हम्म। होता है, आप ब्लैंक माइंड में रहते हो। तो उस समय आप अच्छा खेल सकते हो, क्योंकि जब आप बिल्कुल सही कहा। लगेज लेके जाते हो, जब मान लो कोई पार्टनरशिप चल रही है और आप खेल देख रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो,
तो आप बैठे बैठे सोचते हो कि जब मेरी बैटिंग आती है आएगी तब मैं इस बॉलर को यहाँ मारूंगा, इस बॉलर को वहाँ मारूंगा, इसको तो यहाँ मार के रन बना लूंगा। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आप जब जाते हो बैटिंग में एक्चुअली करने, तो वो ऐसा बॉल नहीं आता है तो आप मार के आउट हो जाते हो। तो कभी कभी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहता है कि आप अगर ब्लैंक माइंड जाते हो बैटिंग करने, तो आप मेरिट पे खेलते हो, और जब मेरिट पे खेलते हो तो आपका सब क्रिकेट का जो रिदम है, बैटिंग का रिदम, टाइमिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद गैप्स मिलना आसान हो जाता है। तो इस तरह से इनिंग्स की जब शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि अब ये मैच में कुछ ना कुछ करूंगा, क्योंकि एक फीलिंग आती है अंदर से, तुम्हें भी आती होगी और सभी को आती होगी बिल्कुल अपने अपने प्रोफेशन में। जब आप सुबह जाते हो, आप जब माइक्रोफोन लेके जब शुरू करते हो, तो वो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, आज आई एम फीलिंग बेटर, सो दैट आई आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला। तो उस तरह की फीलिंग थी, और बहुत ज़रूरत भी था मेरे लिए वो इनिंग्स खेलना, क्योंकि इसके पहले जितना भी मौका मिल रहा था उस तरह नहीं हो रहा था जिस तरह चाहिए था। तो भगवान का कृपा था कि सब कुछ, एवरीथिंग फॉल इन प्लेस एंड आई वॉज एबल टू स्कोर 100। और इंजरी नहीं हुई थी, मुझे थोड़ी बहुत क्रैम्प आ गई थी क्योंकि इतनी गर्मी ओके थी कि वैसे ही हालत ख़राब हो गई थी, और चेन्नई की गर्मी तो आपको पता ही है। तो करीब 90 रन के आसपास जब मेरी स्कोर थी तो बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ रही थी। इससे पहले हमेशा पैरों में क्रैम्प आती थी, हैमस्ट्रिंग बोल लो या काफ बोल लो, लेकिन उस दिन मेरे को पूरा फोर आर्म्स बोल लो या फिंगर्स बोल लो, पाम्स में सब जगह क्रैम्प आ रही थी, क्योंकि पानी उस तरह इनटेक नहीं लिया था, हाइड्रेट जी नहीं किया था। जितना किया था मुझे लगा था इनफ है, सफिशिएंट है, बट इवेंचुअली उतना सफिशिएंट नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं बाहर जाके आके फिर से दोबारा बैटिंग करूं, लेकिन ये जब सोचता सोचते मैं फिर अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं अब ये मौका छोड़ मत, अब ये तू 100 के करीब है, तू अगर बैटिंग कर लेता है ये क्रैम्प्स लेके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी मेहनत की है और थोड़ी बहुत सहन करके तू कर ले, उसके बाद देख अगर खेल पाएगा तो ठीक है, नहीं तो रिटायर हो जाना। तो उस तरह से सेंचुरी बनाई और 104 रन पे जाके हालत बेहाल हो गई। मैंने अंपायर से पूछा भी नहीं, मुझे लगा अब निकल जाना चाहिए, मैं एक रन लिया, अब मैं सीधा ड्रेसिंग रूम में अंपायर को बिना बोले ही बिल्कुल मैं सीधा ड्रेसिंग रूम में चला गया, क्योंकि और शक नहीं रहता उस टाइम। बिल्कुल तो इस ये मैच थी के वो लिए मैं आपको कहानी। सल्यूट करना चाहूंगा। 34 रन से इंडिया को जीत हासिल हुई थी, हमें जीत हासिल हुई थी, वो मैच हमें याद है। और उस मैच में जिताने में आपका ही सबसे बड़ा हाथ था। वेल मनोज भाई, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पहला ओडीआई थोड़ा सा ठीक नहीं हो पाया, फिफ्थ ओडीआई बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो इस तरह की जब चीजें होती है, एक स्पोर्ट्समैन हो या नॉर्मल इंसान के साथ हो, कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए? क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती है, थोड़े से हम डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, थोड़ी तरह तरह की चीजें हमारे दिमाग में आने लगती है। तो ऐसे समय में आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं? देखिए, हर इंसान अलग अलग तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखता है, और अलग अलग तरीका होता है किस तरह अपने आप को हमेशा वो स्टेट ऑफ माइंड में आप लाएं जहाँ पे आप खुश हो और आप इंस्पायर्ड हो हमेशा, और मोटिवेट हो अच्छा करने के लिए। हालांकि जब फेलियर होती है तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत मायूस हो जाते हैं, और मायूस के कारण क्या जी होता है, फिर वो उस तरह से अपने आप को पुश नहीं कर पाते, वो जज्बा थोड़ा बहुत कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाती है, फिर डिसिप्लिन में वो इफेक्ट आने लगती है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा से, देखिए, मेरी अपब्रिंगिंग जिस तरह हुई है और जिस तरह का स्ट्रगल मैंने अपने माता पिता को देखा है करते हुए करीब से, तो वो एक एक सबक था मेरे लिए, और वो एक मोटिवेशन फैक्टर तो था ही, कि कभी भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो किस तरह उसको संभालना है, झेलना है। तो वो हमेशा से रहा है। तो मेंटली स्ट्रांग मैं बचपन से ही हूँ, और परिवार की जिम्मेदारी पिता के अलावा एक कम उम्र से लेनी शुरू कर दी थी, तो मुझे पता था कि क्या क्या मुझे करना है और कितना डिसिप्लिन रहना है, और ग्राउंड में भी और ऑफ द ग्राउंड में भी ऐसे। और इसके अलावा मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखता हूँ, जिससे मुझे वो एनर्जी और वो मोटिवेशन हमेशा मिलती है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी हम देखते हैं बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं कि बहुत मजबूरी के कारण, बट बहुत सारे कारण की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और किस तरह कम बैक करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो देख के बहुत इंस्पायर भी होता हूँ, और इसके साथ साथ आपके अगर कोच साहब हैं और परिवार के मेंबर्स हैं,
आपकी बीवी है और जो भी क्लोज वाले हैं, बहुत ही क्लोज वाले, वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। तो ये सपोर्ट हमेशा ज़रूरत रहती है, ताकि एक आप अच्छे सोच विचार में हमेशा रहें उस टाइम पे जब आपकी अच्छी नहीं चल रही। तो मेरी भी वही थी कि अगर अच्छा नहीं चल रहा था, मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं था अनिमेश, क्योंकि इतना मेहनत इंसान और क्रिकेटर्स करते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। अप्स एंड डाउन तो जीवन के हर मोड़ पे ही रहती है। तो इतना जब मेहनत किया ही हो, तो अगर फेलियर हो रही है तो हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर वो हासिल भी नहीं होती है। हालांकि समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए, क्योंकि एक कहावत ही है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं नहीं है। मिलता। तो कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए, और बस वही कोशिश हमेशा करती रही, अच्छा सोच विचार करता रहा और पॉजिटिव सोचता रहा। परिवार और फैमिलीज और फ्रेंड की सपोर्ट हमेशा रही, और मोटिवेशनल्स तो वीडियोस देखता रहा, और कोच की सपोर्ट थी, और जितने भी हमारे फैंस हैं, इंडियन टीम के फैंस, और जो भी मेरे खेल को पसंद करते थे उस टाइम में, उनकी भी बेस्ट विशेज और प्रेयर्स हमेशा काम आती है। मैं तो हमेशा से मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाइब, वो पॉजिटिव एनर्जी आसपास रहने से वो बहुत अच्छा फैक्टर बनता है एक प्लेयर के करियर में। बिल्कुल। मनोज भाई, शोभिक एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, मैच डेब्यू करना ज्यादा डिफिकल्ट है या कम बैक करना? सर, आपको क्या लगता है? कम बैक करना डिफिकल्ट है। हालांकि डिफिकल्ट प्रेशर दोनों ज्यादा होता है, दोनों बिल्कुल। हाँ, हालांकि दोनों ही डिफिकल्ट है। लेकिन कमबैक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत कंपटीशन है, और जी। अगर इंजरी के कारण कोई भी बाहर जाता है, तो आपको पता है उसकी जगह पे कोई और आ जाता है, और बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो तो भगवान ना चाहे किसी को भी ऐसा मतलब इंजरी के कारण बाहर चला जाना पड़े, जिसका मतलब मौका लगना ही है और श्योर शॉट अच्छा होना है। उसके अगर जीवन में इंजरी आ जाती है, तो उसके बाद कोई दूसरा आके वो जगह ले लेता है, तो फिर जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो जगह करेक्ट। आपकी चली जाती है। तो फिर से आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है, वो परफॉर्मेंस देखना पड़ता है कि सिलेक्टर्स को कन्विंस करते करेगा कि नहीं, और जो प्लेयर उस प्लेयर की जगह पे आता है, तो उसको उसका अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको तब लाया जाए। तो बहुत सारी फैक्टर्स रहती है, बट बहुत मुश्किल होती है कमबैक्स। बिल्कुल। मनोज भाई, क्रिकेट लेकर और भी कुछ सवाल है, मैं पूछूंगा, लेकिन मैं आपके बारे में और थोड़ा जानना चाहता हूँ। म्यूजिक, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है। क्या मनोज भाई को किस तरह के गाने सुनना पसंद है? पुराने गाने, 90s के गाने, कैसे गाने पसंद है? मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, और स्पेशली किशोर कुमार का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और अरिजीत सिंह का भी बहुत गाना सुनता हूँ मैं, और सोनू निगम जी तो ऑब्वियसली। ये 3 हैं, और बहुत सारे उभरते हुए गायक भी हैं, बट मेरे ऑल टाइम फेवरेट किशोर कुमार जी हैं, क्योंकि मैं क्या बात मानता हूँ कि जीवन के हर मोड़ के लिए उन्होंने गाना लिखा है, और कभी-कभी अगर मूड बनता है तो उनका गाना सुन लेता हूँ। और अरिजीत सिंह हमारे कलकत्ता के हैं, तो और जिस तरह से वो गाते हैं, मतलब आँखों में आँसू ला देते हैं। इमोशनल सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स बोले, और सोनू निगम की बात ही अलग है, बहुत टैलेंटेड है। तो ये जो 3 सिंगर हैं, इनमें से घुमा फिरा के सुन लेता हूँ मैं अपने मोबाइल में, आईट्यून्स में, म्यूज़िक में, ये इन लोगों का मैं गाना सुनता रहता हूँ। है। बिल्कुल। रजत आपसे पूछना चाहते हैं, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? क्या खाना सबसे ज्यादा मनोज भाई को पसंद है? हालाँकि अभी बॉर्डर्स पे इंडो इंडो चाइना की लड़ाई छिड़ी हुई है। मतलब चाइनीज। मतलब बोले कि नहीं बोले, सोच रहे हैं। नहीं नहीं, चाइनीज खाना एक हम लोग खा खाने में सकते हैं, मुझे भी, मेरा फेवरेट है। खाने में देखिए, खाने में थोड़ी बहुत चाइनीज अच्छी लगती थी, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे दोस्त प्रज्ञान ओझा ने एक दिन जापानीज ट्राई करवाया श्रीलंका में। तो जब से पहली बार तो बहुत खराब लगी, जापानीज टेस्ट एकदम अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे अलग है। जब उन्होंने बार बार खिलाया, तो फिर जापानीज फूड की तरफ, क्विजीन की तरफ मेरा पसंद बढ़ता गया, और बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा देखिए, दाल भात
दाल भात और हमेशा चोखा से? के अलावा मतलब बाकी सब ठीक है, चलो चलता रहता है। लेकिन हमारे हमारे बचपन से जो खाए हैं दाल चावल आलू चोखा, तो इसकी बात अलग है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कुछ खा सकते हैं तो वो जापानीज और कभी कभी चाइनीज खा लेते हैं। क्या बात है। मनोज भाई, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आपकी पहली जो इनकम हुई थी, अगर हम क्रिकेट की बातें करें, या उसके पहले जो पहला चेक मिला था या पहली इनकम हुई थी, जो हमेशा से हम सब के लिए बहुत ही बड़ी एक इनाम रहती है, गिफ्ट रहता है, सर आपको याद है पहली इनकम कितनी थी आपकी? याद है, और याद इसलिए है, इसमें भी बहुत एक छोटी क्या लंबी सी स्टोरी है। जैसे मैंने कहा कि बहुत परेशानी से और तकलीफ से हम बड़े हुए हैं। हमारे एक्चुअली मॉम डैड जिस तरह के स्ट्रगल किए हैं, हमारे मेरे एक बड़े भाई एक छोटे भाई हैं, तो तीनों को एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है और खर्च भी बहुत होता है। लेकिन जी। पिताजी मम्मी और हमेशा से चाहते थे कि एडुकेशन में कोई कमी नहीं रहे, तो उसके कारण बहुत लोन लिया जाता था, जिसके कारण ऑब्वियसली एक लिमिटेड रिसोर्सेज था फाइनेंशियली फुलफिल, लेकिन हमें पूरा करना था, पिताजी को पूरा करना था सभी का, तो फाइनेंशियली बहुत ये था। तो क्रिकेट जब मैं अच्छा खेलता था जूनियर लेवल से, मुझे याद है अंडर 16 में मेरा हमेशा से यही था कि मैं इतनी परेशानी बचपन से देखा हूँ घर पे पैसे की वजह से, तो कुछ भी करके मुझे इतना रुपए कमाना है कि परिवार का जो प्रॉब्लम है, जो लोन्स है जो पिताजी ने लिया है, उसको मुझे पे ऑफ करना है। तो याद है मुझे जब अंडर 16 के लिए मेरा पहला चुनाव हुआ था, वो उसका भी एक अलग स्टोरी है। मैं ट्रायल गया था एज अ बैट्समैन देने, बैटिंग बहुत अच्छी की थी, तो बॉलिंग सिर्फ करवाते थे, तो बॉलिंग करवाते करवाते एज अ बॉलर मैं अंडर 16 रिप्रेजेंट कर गया और हाईएस्ट क्या विकेट बात। टेकर बन गया एज अ बॉलर अंडर 16 में, लेग स्पिन। तो उस साल पता लगा था कि एक मैच खेलने से अंडर 16 में 1200 रुपये मिलते थे। तो मैं कैलकुलेशन कर लिया, और उस टाइम 5 मैच हुआ करता था, तो कैलकुलेशन कर लिया 6,000 रुपये अब हो जाएगी, मुझे 5 मैच खेलना है जैसे भी करके। और उस टाइम बहुत 1200 रुपये बहुत थी मेरे लिए, और बहुत बड़ी एक अमाउंट तो थी। बहुत बड़ी बात थी। तो वो कैलकुलेशन कर लिया था, बट उसके साथ साथ ये भी दिमाग में मैं ठान लिया था कि जैसे भी करके हो, अगर मैं क्रिकेट अच्छा खेलता रहा तो ये जो 5 मैच है ये 10 मैच होगी, आने वाले टाइम में ये 15 मैच होगी, 20 मैच होगी, 25 मैच होगी। और इसके साथ साथ ये जो मैच फीस है और डेली अलाउंसेस होते हैं, ये सब भी आते रहेंगे। लेकिन क्रिकेट अपना अच्छा करता रहना, तो मेहनत मेरा हमेशा से अपने आप को एक बेहतरीन क्रिकेटर बनाने में रहा है। और मुझे ये पता था कि अगर क्रिकेट अच्छा खेलूंगा तो पैसे पीछे पीछे आएंगे। तो मुझे याद है 1200 रुपये मिलते थे, और 12 × 5 कर दो तो 6,000 रुपये मिल के, उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। अंडर 16 से अंडर 19 गया, बंगाल रिप्रेजेंट किया, बंगाल अच्छा किया, बेस्ट क्रिकेटर हुआ। फिर अंडर 19 इंडिया कैप्टन बना, वहाँ पे भी अच्छा किया। उसके बाद इंडिया ये हुआ, 23 बंगाल रिप्रेजेंट किया। उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेली बंगाल के लिए, और मैं सेकंड प्लेयर हूँ बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, जो 100 रणजी ट्रॉफी मैच खेल चुका हूँ। तो ये भी हम्म, एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत गर्व बिल्कुल। की बात है, क्योंकि 16 से 17 साल का एक क्रिकेटिंग सीजन रहा है बंगाल के साथ। उसके बाद इंडिया के लिए खेला, फिर आईपीएल के लिए खेला। तो भगवान के दया से और लोगों का प्यार और आशीर्वाद की वजह से फाइनेंशियली तो सिक्योर्ड हो गया। और जो घर के मुश्किलात जो समय थे वो सब, उससे पे ऑफ करके वो पूरा टेंशन क्लियर ऑफ कर दिया। तो वो चैन की वो जो नींद होती है ना, मम्मी पापा को आप जब देखते हो चैन की नींद सोते हैं, तो आपको सुकून मिलता है। जब तक आपके वो बिल्कुल सर पे वो लोन रहता है, क्रेडिट रहता है ना, तो वो चैन की नींद आती नहीं है। तो इतना तो भगवान का दया था कि हाँ, क्रिकेट खेल के वो पैसा कमा के वो सब तो कर दूँ, ताकि चैन की नींद सबको मिल सके। तो ये भगवान का बिल्कुल देन मनोज। है, और मुझे कम्प्लीटली याद है कि मैं कितना रुपए बिल्कुल मनोज दा, ये लगाता। आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत है जो रंग लाई है। आपने इतनी मेहनत की है और इतनी सारी चीजों को देखा है आपने, जिसके कारण आप हम सब के फेवरेट हो। और जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जो बडिंग क्रिकेटर है, वो उन सबको आप इंस्पायर हमेशा से करते आए हैं। दिव्येंदु उमेश पात्रा जानना चाहते हैं, मनोज उमेश मनोज सर কিভাবে ফিটনেস ধরে রাখবে?
फिटनेस के लिए आप फिटनेस को कैसे आप पकड़ के रखते हैं, क्या क्या करते हैं मैं फिटनेस? ये क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले मैं बता दूं, जैसे तूने कहा कि ये सिर्फ मेरी मेहनत है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये सिर्फ मेरी मेहनत है अनिमेश। मैं ये मानता हूँ कि जब से मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया हूँ, जितने जी भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे वो घर वाले हो, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो, अभी जो वाइफ है मेरी, कोचिंग सेंटर के जितने भी लड़के हों, जितने भी दोस्त हैं कोचिंग सेंटर्स में, जितने भी सर, ऑब्वियसली मेरे एक ही सर थे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी लेवल्स मैंने बताए, बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत सारे कोचेज आए, कहीं ना कहीं सभी का हाथ है। और स्पेशली फिजियोज और ट्रेनर्स का तो ज़्यादातर है, क्योंकि बहुत बार इंजर्ड भी हुआ और मुझे फुल्ली फिट करके ग्राउंड पे उतारने का जिम्मेदारी उन लोगों का भी था। तो सभी को आपके माध्यम से सभी को अभी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और जो भी देख रहे होंगे और अपने आप को रिलेट करेंगे, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से एक प्लेयर बनता है, कोई अकेला प्लेयर नहीं बनता है, ये सबकी कंट्रीब्यूशन रहती है तभी बनता है। तो सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, फिटनेस को देखिए, फिटनेस तो अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो, आप अगर वो ठान लेते हो कि अगर आपको लंबा खेलना है, अगर आपको जी लंबा रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको क्या क्या करना है, तो उसमें तो एक फिटनेस तो आती ही आती है। और भगवान की दया से फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल थी मेरे साथ। मेरी वो जी फ्लेक्सिबिलिटी बोल लें, ट्रेनिंग बोल लें, मैं जब भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाता था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर ही आया करता था। हालांकि इंजरीज भी मेरे साथ बहुत हुई है, बट इंजरीज और ये फिटनेस दो अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप अगर बहुत अच्छे फिट भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं लगेगी, बट लगती तो उसके कारण बहुत समय ट्रेनिंग मतलब रिहैब में लेकिन उसके जी बाद फिटनेस ऑब्वियसली जो मैं कह रहा था, थोड़ा सा वीडियो चला गया था इसलिए मैं पॉज कर गया अनिमेश। तो मैं कह रहा था कि जी अगर आप जानते हो आपको कहाँ पहुँचना है और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी करनी है और डिमांड ऑफ द आवर क्या है, तो आप उस पर मेहनत करते हो। और अगर आपको आगे हम्म, बढ़ना है तो अगर वो आप ठान लिए हो तो जैसे मैंने भी ठान लिया था कि आपको जब अच्छा करना है, आपको जब लंबा सीजन खेला, और हमारा क्रिकेट सीजन बहुत लंबा चलता है, तो जिसके कारण बिल्कुल आपको फिजिकली फिट बहुत रहना पड़ता है। अगर आप नहीं रहोगे तो आप क्या होता है, सीजन में आप ब्रेक डाउन कर जाते हो, आपको कहीं ना कहीं वो खामियां लगती है, आप उस तरह से स्पीड आपकी कम हो जाती है, आपकी फीट मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो आपको पता रहता है आपको कहाँ खटना है। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है फिटनेस पे भी, और फिटनेस पे क्या मेहनत करना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। और वो जानने के लिए आपको फिटनेस टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है। आप जब फिटनेस टेस्ट करते हो तो रिजल्ट में पता लग जाता है कि आपके शरीर के कौन से हिस्से में आपको ज़्यादा ध्यान देना है और उसको बेहतर करना है। तो इसीलिए वो हम्म, फिटनेस टेस्ट होती है। तो मुझे हमेशा से वो फिटनेस ट्रेनर और फिजियो बताते थे कि फिटनेस टेस्ट के बाद किस जगह पे आपको मेहनत करना है, तो इसके वजह से आपका फिटनेस इम्प्रूव होता है और आप सस्टेन कर सकते हैं पूरा सीजन। और भगवान का दया है कि 16-17 साल हो गया है, अभी तक सस्टेन कर रहा हूँ, आने वाले समय भी करूँगा। बिल्कुल आप इसी तरह से फिट रहिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। टॉनबो जानना चाहते हैं दादा, जब बातें सुनाई हो नहीं रही दे है रहा तो दादा निमेश। की बातें हो। बिल्कुल सुन पा रहे हैं? चेक चेक। मनोज मनोज भाई आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे, एक सेकेंड, क्या करना पड़ेगा। मनोज भाई आप हेलो, सुन पा रहे हैं? चेक। जी आपकी आवाज क्लियर है। आप सुन पा पता रहे हैं नहीं मुझे? क्या नो। प्रॉब्लम हो गया है। हम्म, आप सुन पा रहे हैं मुझे मनोज? थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण हम इस वक्त सुन नहीं पा रहे हैं मनोज भाई को। और आपकी आवाज क्लियर है। हेलो हेलो। वो अभी एक बार फिर से रिकनेक्ट होंगे, शायद उनका कॉल आया था जिसके कारण वो थोड़ी सी नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी।
वैसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो आ रहे हैं, और अब एक बार फिर से उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है अनिमेश। मनोज सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ हाँ, अभी अभी सुन पा रहा हूँ। जी सर। सर मैं जानना चाहूंगा, तन्मय एक सवाल पूछ रहे हैं, जब हम बातें हो रही है आपके साथ, तो सौरभ दा के साथ एक्सपीरियंस अगर कुछ उनके बारे में कहें प्लीज। यार, सारी जितनी भी अच्छी बातें हैं सब खत्म हो जाएगी, और कितनी बातें करें यार, वो तो हमारे देश के गर्व है। बिल्कुल। और उनको देख के बहुत सारे क्रिकेटर्स इंस्पायर्ड होते हैं, और जिस तरह से वो लीड करते हैं, देखिए। और सभी को पता है, जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जिस फेज से गुजर रही थी, उसके बाद टीम की कमान संभाली, और जिस तरह से टीम इंडिया को फिर से रिबिल्ड किया, और कितनी सारी अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। और बहुत सालों से जान पहचान है। मैं फॉर्चुनेट भी हूँ कि उनके साथ खेला भी हूँ बहुत साल, और प्रेसिडेंट जब बने थे तो एज अ कैप्टन मैं बंगाल क्रिकेट को लीड भी किया हूँ। तो बहुत सारे अच्छे मेमोरीज हैं, और जिस चीज़ में वो लगे रहते हैं, जिसको ठान लेते हैं करना है, वो तो करना ही है। तो उनसे भी बहुत प्रेरित होता हूँ, और आशा करता हूँ जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को और अच्छा करने का जो संकल्प लिया है, और उन्होंने जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के जो पे स्केल्स है उनको हम्म। अच्छा करेंगे। तो वो एक अच्छा सोच है उनका, जो वो चाहते हैं। उनको पता है किस तरह का ज़रूरत है पे स्केल में हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। तो वो एक, जब आप क्रिकेटर्स के बारे में जब सोचते हो, तभी इस तरह का सोच विचार आता है। तो आशा करता हूँ वो समय भी आए, और बहुत अच्छे इंसान है, और आशा करता हूँ भगवान उनको बहुत तरक्की दे और खुशियाँ दे, ताकि हम सभी को आने वाले टाइम में, और जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं आने वाले टाइम में, कुछ न कुछ मदद मिले। बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, एक मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। 300 हैदराबाद के खिलाफ कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, अगर हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मैं ओनिंदो का नाम लेना चाहूंगा। ये बहुत देर से, आज सुबह से ही वो आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे थे, प्लीज बताएं वो एक्सपीरियंस सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिंदो। अनेक अनेक धन्यवाद। 300 का एक्सपीरियंस ये पहली बार मैंने किया है। हालांकि मैंने डबल हंड्रेड इससे पहले 5 या 6 बार किया हूँ, और एक डबल हंड्रेड हैदराबाद के साथ बहुत साल पहले भी किया था ईडन गार्डन्स में, मुझे याद है। उस मैच में वीवीएस लक्ष्मण ऑपोजिशन के कैप्टन थे, और मेरा जो अभी बेस्ट फ्रेंड है प्रज्ञान ओझा भी खेल रहा था ऑपोजिशन में। तो हैदराबाद के साथ बहुत पुराना ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और भगवान के दया से अच्छा हुआ है। तो 300 के बारे में क्या बताऊं। अब जैसे होती है, कल्याणी में मैच था हमारा। जिन्हें नहीं पता है, वो आउटस्कर्ट, थोड़ा आउटस्कर्ट में है कैलकाटा से। जी मैं तो गया हूँ वहाँ जी। हाँ, कल्याणी ग्राउंड में। तो बैटिंग थी हमारी, और वो मैच में हमें मैक्सिमम पॉइंट्स लेना ही था, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में क्या है, होम एंड अवे का फॉर्मेट है अनिमेश। तो जब भी होम में गेम होती है हमारी, तो हमारी थोड़ी बहुत एडवांटेज रहती है, क्योंकि आप उस तरह से कंडीशंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो हमारा ये था कि इस मैच में मैक्सिमम पॉइंट लेना है, तो सभी चार्ज अप थे ऑब्वियसली। और हमारी बैटिंग आई, और जिस तरह मैंने 100 बनाया था, जिस माहौल में गया था, पहली 2 विकेट गिर गई थी। तो यहाँ पे भी वैसा ही सिचुएशन था, पहले 2 विकेट जल्दी गिर गए। हमारी टॉस जीत के बैटिंग किए, लेकिन हमारी 2 विकेट जल्दी गिर गई। फिर मैं 4 नंबर बैटिंग करता हूँ, तो तुरंत जाना पड़ा। और अक्सर क्या होता है, जब जल्दी विकेट गिरती है डेज मैच में, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा संभल के खेलते हैं, और सामने वाला पार्टनर भी है जो संभल के खेलते हैं, ताकि ताकि और कोई विकेट नहीं गिरे। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि ऑपोजिशन वाले चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, वो आके जी। चिल्लाते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं, कान से खून निकाल देते हैं, मतलब परेशान कर देते हैं। मुझे पसंद नहीं आता कभी कभी। तो मुझे लगा कि अगर मैं धीरे धीरे ऐसे ही अगर रोक रोक के खेलूंगा, लंच तक खेलूँ या टी तक, ड्रिंक्स तक खेलूँ, तो प्रेशर बहुत बन जाएगी, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं। हालांकि मैं प्रेशर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूँगा, एब्जॉर्ब कर लूँगा, लेकिन मेरे जो पार्टनर है उसको भी प्रेशर फील होने लगेगा। तो मैं ये सोचा कि अब मैं काउंटर अटैक करता हूँ। तो काउंटर अटैक
करने का सोच आया तो उसके बाद मैं फिर अटैकिंग शॉट्स खेलने लगा और स्पिनर आया एक तरफ से, तो पहले ही ओवर में उसको 3 चौका मार दिया। जब 3 चौका मारा तो वो लोग थोड़ी घबरा गए, तो जो प्रेशर था वो हल्का सा रिलीज हो गया। हल्का सा रिलीज होने के बाद उन लोगों को लगा भाई अब तो ये मार रहा है बैट बॉल में, अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत फील्ड थोड़ा सेटल कर लो। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा उस दिन भी बहुत अच्छा लग रहा था बैट बॉल में। और बस बैट बॉल में जब अच्छा लगता है तो उसके बाद जब आप बैटिंग करते हो तो आपका एक गेम प्लान होता है कि जब आपका अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा चतुराई से खेलनी चाहिए और ज़्यादा रिस्क वाली शॉट्स नहीं लेने चाहिए। तो वो मैं समझ गया था और मुझे ये भी पता था कि जितने भी बॉलर्स खेल रहे थे सभी तो एक टाइम पे अच्छा नहीं बॉल करेंगे, कहीं ना कहीं उनको भी विश्राम की ज़रूरत होगी, लूज बॉल्स करेंगे, तो उसके लिए वेट करो और जब लूज बॉल करेगी तो चौका या रन के लिए मारो। तो भगवान का कृपा था और लोगों का प्यार था कि अच्छा गया और आई एंडेड अप स्कोरिंग 300। बट वो उसमें भी एक मज़ेदार स्टोरी है कि हमें हम ऐसे पोजीशन में चले गए थे जहाँ पे टीम को डिक्लेयर करना था। तो जब टी में आया तो मेरा स्कोर शायद 5 या 6 रन बचा हुआ था, कुछ तो बचा था 300 होने में। तो हमारे कोच साहब ने कहा कि मनोज यू विल गेट 1 or 2 ओवर्स टू स्कोर योर रन, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू डिक्लेयर, क्योंकि डिक्लेयर करना है ऑपोजिशन को, दोबारा बैटिंग करके ऑल आउट कराना है कुछ भी। और प्रेशर बढ़ गई और जब जब से मैंने 250 बनाई थी तब से लास्ट के जो 50 रन है, डेज मैच में क्या है ना, फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है अनिमेश, तो सारे फील्डर आप पीछे भेज सकते हो, विकेट कीपर और सिर्फ बॉलर सामने रहता है, सामने से बॉल करता है विकेट कीपर पीछे और बाकी सब फील्डर पीछे थे, तो और कठिन हो जाता है रन बनाना। तो आप तो बहुत चतुराई से खेलनी पड़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी सर बोल दिया है 2 ओवर में आपको 5 या 6 रन जो बचा हुआ है वो बनाना है, लेकिन रन आएगी कहाँ से, क्योंकि सामने वाले टीम उस तरह से आसान से दे नहीं रहा। बट ठीक है, जो भी है वो प्रेशर था, मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, बैट बॉल में अच्छी लग रही है तो एक दो लंबा शॉट मार दूंगा तो हो जाएगा। तो वैसे करते करते वो 300 बन गया और बस ये एक अचीवमेंट रह गया और बस और क्या, तो वो ये बस बिल्कुल वैसे भी बिल्कुल ओवर द बिल्कुल, ये हमेशा हमें याद रहेगा, ये 300 जो बना है हमेशा हमें याद रहेगा। आप हमेशा जिस तरह से खेलते आए हैं, आपके स्टाइल जो है वो हमेशा हम सबको याद रहता है और इसी तरह से आप खेलते रहिए। वेल, एक और सवाल मैं मुझे पता है कि समय थोड़ा कम है, जो हमारी बात हुई थी उससे ज्यादा हम आगे चले गए हैं क्योंकि आपके लिए इतने आपके फैंस के सवाल आ रहे हैं। शॉर्ट में अगर आप बता दें कि कौन से बॉलर को फेस करना बहुत डिफिकल्ट है सर। देखिए डिपेंड करता है वो उस समय कैसा डाल रहा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, हालांकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया भी है। स्पिनर्स में सुनील नारायण को खेलना बहुत मुश्किल है और अभी आईपीएल में राशिद खान को मैं भी देख रहा था, तो राशिद खान का मतलब रीड करना बहुत मुश्किल होता है। अब जिस बॉलर को आप बिल्कुल रीड नहीं कर पाते हो तो मतलब आप पोजीशन में नहीं आ पाते हो, तो डिफिकल्ट हो जाता है खेलना। और फास्ट बॉलिंग में ऑब्वियसली बुमराह है, मोहम्मद सामी है हमारे देश के। अगर डोमेस्टिक में जब आप गुजरात के अगेंस्ट खेल रहे हो, एक दो बार खेला हूँ, तो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, तो कभी आसान नहीं होता है खेलना। और जिस तरह से वो बहुत अच्छे गति में बॉल करते हैं, तो अनऑर्थोडॉक्स बॉलर्स जो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। बट डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं हमेशा से, जेपी यादव भाई है जो रेलवे से खेलते थे, उनको खेलने में दिक्कत होती थी और हमेशा वो मन के अंदर ये रहता था कि यार ये अब आया है बॉलिंग करने, ये तो विकेट अब लेके जाएगा, तो वो ऐसा बॉल लेके डालते जाए। थे कि उसका जो अ, वो जो है वो डर वो हमेशा रहता था। तो वो ज़्यादा तेज नहीं करते थे बट बॉल आउट स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग इन स्विंग, मतलब बोल बोल के बॉल हिलाते थे, तो उसको खेलना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। ओके मनोज भाई, मैं दो सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूंगा। हमने देखा है कि हर एक ग्राउंड में, ये लॉकडाउन के पहले की और कोविड-19 के पहले की मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, कि हमने देखा है कि हर एक मैदान में ये क्रिकेट की एकेडमी रहती है। तो आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, आपका अगर उनके लिए कोई मैसेज हो? क्या इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या लगता है सभी सोचते हैं कि वो खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे या फिर वो इंडियन टीम के लिए खेलेंगे, सबका सपना रहता है आईपीएल खेलेंगे। तो सर उनके लिए, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? सपने इन सब के एक साथ फुलफिल होने तो संभव नहीं है, तो एकेडमी अच्छी होनी चाहिए या उनके लिए क्या आपकी राय रहेगी?
नहीं, एकेडमी तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन है अनिमेश अभी, एकेडमीज़ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तरीके के आपको तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारे इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ते हैं। हालाँकि पहले के ज़माने में उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, जैसे बॉलिंग मशीन नहीं हुआ करता था और पिचेज़ उतने नहीं हुआ करते थे, कंक्रीट नहीं हुआ करता था, नेट्स नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल वो सब रहता है। तो इसके अलावा आप जितने भी फैसिलिटी दे दें, लेकिन एक अच्छा कोच भी होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेजेबल कोच के अंडर अगर आप ट्रेनिंग करते हो और सीखते हो, तो आपकी ग्रोथ होती रहती है। बट पेरेंट्स का अगर तूने सवाल किया, तो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि आप अपने लड़के को जहाँ आप सीखने भेजते हो और जिसके अंडर भेजते हो, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप हर एक महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में, जितने भी महीने के अंतर में जाके उनसे पूछें कि आपका बेटा का ग्रोथ कैसा हो रहा है, क्या वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अगर कोई ग्रोथ नहीं हो रही होगी, तो आप समझ ही जाओ कि कहीं ना कहीं सिखाने में कोई कमी हो रही होगी या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली माय पॉइंट इज अनिमेश, मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर है, कहाँ गए सारे प्लेयर्स, उड़ भर के आ क्यों नहीं रहे हैं, कहाँ वो लैकिंग रह जा रही है। तो पेरेंट्स का यही है कि सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ना करें, बट एट द सेम टाइम बच्चों को भी ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, अगर क्रिकेट खेल रहे हो उसके साथ साथ आप पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू करें सीरियसली, क्योंकि साइड बाय साइड आप करोगे। हालांकि इजी नहीं है, बट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी कंपटीशन के अंदर अगर आप बहुत समय दे देते हो, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई भी मार खा जाती है। और बिल्कुल और अगर पढ़ाई लिखाई मार खा रही है, अगर क्रिकेट में भी मार खा गए, तो आप बीच में स्ट्रैंडेड हो जाते हो। तो ये चीज़ रियलाइज़ भी करना ज़रूरी है, जो लड़का सीख रहा है, और पेरेंट्स को भी। तो एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए, बट इंकरेजमेंट हमेशा करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे अपने बच्चों को ग्राउंड में जाने के लिए और उनके ड्रीम को परस्यू करने के लिए, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका बेटे के अंदर क्या काबिलियत है। तो सपोर्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स साइड बाय साइड मॉनिटरिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, कोचों को क्वेश्चनिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आधे से ज़्यादा आप तो देखे होंगे, मैं सभी को नहीं बोलता हूँ, बट आधे से ज़्यादा एक मनी मेकिंग बिजनेस भी हो गया है, जी। जहाँ से कोई प्लेयर्स आगे उभर के आता भी नहीं है, लेकिन कोच सेंटर चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। लेकिन अब क्या करें, ये बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं, तब तक उत्तर मिलेगा नहीं, और जब तक उत्तर मिलेगा नहीं, तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। मैं सब कोचिंग सेंटर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ कुछ है जहाँ पे मुझे खुद ही बहुत सारे प्लेयर्स आके बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है। तो आशा करता हूँ अगर सब मॉनिटरिंग हो, हाँ, अगर अकाउंटेबिलिटी रहे, आंसरेबल रहे, तो फिर पता लगता है कि आपके बेटे का मौका लग सकता है कि नहीं लग सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच मनोज भाई हमारे साथ बातें करने के लिए एज ए क्रिकेट का फैन। थैंक यू सो मच हम सब के लिए इतने अच्छे अच्छे मैचेस खेलने के लिए, और 300 के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से आप हम सब के साथ जुड़े रहें और अच्छे अच्छे मैचेस खेलते रहें। आपको हम और भी देखना चाहते हैं सेंचुरीज बनाते हुए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमको समय देने के लिए। ये बहुत ही अच्छा है कि इससे अच्छी रविवार की शाम जो है वो हो नहीं सकती है। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू अनिमेश, और मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे साथ हमेशा बात करके अच्छा लगता है, और वो एक अच्छी वाइब आती है हमेशा, इसलिए मैं कभी मना नहीं करता हूँ तुम्हें। थैंक यू। और इस तरह से आगे बढ़ते रहो, और जितने भी लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं हमेशा वो याद रखूँगा, और आने वाले टाइम में भी प्यार देते रहे, और एक एक अच्छा इंसान सभी अगर बनने की कोशिश करते रहें। आज हम जिस जिस तरह हैं, कल अगर बेटर बन सके 1% से भी, तो कोशिश वही रहनी चाहिए। बाकी ये कंपटीशन, करियर, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से अच्छे नहीं बनते हो, तब तक वो कोई आपको आके हेल्प भी नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनो। बाकी
sub everything will fall in place. So thanks a lot for having me once again, Animesh. May God bless Thank each you and so everyone out there who are listening. Thank you so much, sir. Take care. Thank you so much. Thank you, bro. Bye 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 bye.